हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए एनटीपीसी और बीपीएससी दोनों का सीरीज मान सकते हैं आप, क्योंकि सामान्य हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग आज इसके अगले सीरीज में क्या पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनेता द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। एक्चुअली कांग्रेस की स्थापना की बात अगर करें तो थोड़ी सी मैं कहानी बता दूं। कांग्रेस की स्थापना 1857 के बाद जो भारत में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की लहर जो चलने लगी थी, उसी का एक उभरता हुआ एक पड़ाव था कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। एओ ह्यूम को इसीलिए फाउंडर ऑफ कांग्रेस कहा जाता है। लेकिन पूछा जाए कि कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने दिया, तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। वैसे कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन भी आता है कि कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने WC बनर्जी और कांग्रेस के पहले महासचिव चुने गए एओ ह्यूम, यानी कि एओ ह्यूम फाउंडर ऑफ कांग्रेस भी होंगे और कांग्रेस के पहले महासचिव भी पूछा जाए तो एओ ह्यूम ही होंगे। तो एओ ह्यूम के विषय में दो बातें आपको याद रखना है। दादा भाई नौरोजी भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं 3 बार, एक बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1906 में। तो इसको आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 2। कांग्रेस की स्थापना संबंधी न्यूज सबसे पहले किस अखबार में छपा था? क्वेश्चन है कि कांग्रेस जब स्थापित हुआ 28 दिसंबर 1885 को, तो इसका न्यूज अभी स्थापित नहीं हुआ था, बल्कि स्थापना होगा इसका समाचार किस अखबार में पहली बार प्रकाशित हुआ था? इसका सही आंसर होगा द हिंदू। सही आंसर है द हिंदू। द हिंदू अखबार में पहली बार कांग्रेस स्थापना का न्यूज छपा था। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, किस वायसराय ने कहा था कि मैं जब तक भारत में हूं कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूंगा? इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मैं जब तक भारत में हूं कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूंगा। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ लोग बताते हैं कि अंग्रेजों ने ही अपनी सहूलियत के कारण एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। तो कांग्रेस की स्थापना से चाहे वो करवाएं चाहे ना करवाएं, लेकिन अंग्रेज खुश जरूर थे। इसी का नतीजा था कि कांग्रेस की जो दूसरी मीटिंग हुई थी, आप जानते हैं कि दूसरी मीटिंग हुआ था कलकत्ता में। अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता में जो अधिवेशन दूसरा हुआ कांग्रेस का 1886 में कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने। और अंग्रेज इतने खुश थे, डफरीन इतना खुश था, उस समय गवर्नर था डफरीन इतना खुश था कि सबको उद्यान भोज दिया था, गार्डन पार्टी दिया था। खुश था तभी तो पार्टी दिया सभी कांग्रेसियों को। लेकिन कांग्रेस की यूनिटी को देखकर जैसे ही कुछ समय निकला, 5 साल निकला, तो अंग्रेज घबरा गए। अंग्रेज काफी घबरा गए कांग्रेस की यूनिटी और उसकी शक्ति को देखकर। शुरुआत में वो तो खुश थे, उनको लग रहा था कांग्रेस हमें सपोर्ट करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जैसा वो जानते थे, चाहते थे। जिस कारण से वो खुश थे ऐसा हुआ नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में कांग्रेस अपना रंग दिखाना शुरू कर दी। और इसी का नतीजा निकला कि लॉर्ड कर्जन तक आते आते कर्जन को कहना पड़ गया कि मैं जब तक भारत में हूं कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूंगा। और कर्जन ने फूट डालो और राज करो नीति से जाते जाते कुछ ऐसा कर भी दिखाया। खैर, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक किस व्यक्ति की है? प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, पूर्व की समस्याएं, यह पुस्तक किसकी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की ही पुस्तक है प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। कर्जन के काल को आयोगों और भूलों का काल कहा जाता है। आप जानते हैं कर्जन काल में बहुत सारे आयोग बने थे। आप जानते हैं रेल आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, सिंचाई आयोग, अकाल आयोग, इस प्रकार से कई सारे आयोग बने थे, इसलिए इसके काल को आयोगों और भूलों का काल कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर के कार्यकाल को आयोगों और भूलों का कार्यकाल कहा जाता है? तभी क्वेश्चन में आया भी
किस गवर्नर के कार्यकाल को आयोगों और भूलों का कार्यकाल कहा जाता है। काफ़ी सारे आयोग बने और चूंकि एज बहुत कम था लॉर्ड कर्जन के, इसलिए इसने भूल भी बहुत सारे किए थे, तो आयोगों और भूलों का काल भी लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन कार्यकाल एक लंबा कार्यकाल था। कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर हैं जिसमें लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन सब का नाम आता है। आप अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में हमेशा ही बनते रहते हैं। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। पहले गवर्नर जनरल के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसमें कोई भारतीय मेंबर नहीं होते थे। पहली बार भारतीयों को मेंबरशिप दिया गया गवर्नर के कार्यकारी परिषद में। तो पहले मेंबर कौन बने थे, यही क्वेश्चन। पहले भारतीय सदस्य कौन थे, इसका सही आंसर है डी, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। याद कर लीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ध्यान रखना। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के बारे में बता दूं कि जब बिहार राज्य को 1919 में गवर्नर वाला प्रांत बनाया गया था तो बिहार राज्य के पहले गवर्नर बनने वाले व्यक्ति भी सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। वैसे आज़ादी के बाद बिहार राज्य के पहले गवर्नर जयराम दास दौलत राम थे, लेकिन अगर पूछा जाए जब बिहार गवर्नर का प्रांत बना 1919 में तो उस समय गवर्नर का प्रांत बना तो पहले गवर्नर बनने वाले व्यक्ति थे सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। अगले प्रश्न हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बिहार राज्य में प्रथम किसान आंदोलन दरभंगा महाराज के खिलाफ किया गया था। यह किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया। इसका सही उत्तर है ए, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। शाह मोहम्मद जुबैर, सॉरी ए होगा आंसर, इसका डबल हो गया है। एक सेकेंड, तो इसका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए। एक सेकेंड, इसका ऑप्शन ए हो गया, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, तो दरभंगा हमारे बिहार में पहली बार किसान आंदोलन 1923 में हुआ था। नोट कर लीजिएगा, 1923 में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। हालांकि उससे पहले यूपी में एका आंदोलन और नाई धोबी बंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में हो चुका था। इसके बाद आप देखेंगे बिहार में पहला दरभंगा महाराज के खिलाफ शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। बाद में 1928-29 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। फिर बाद में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी लखनऊ में 1936 में। तो जितनी भी जानकारी है ना साइड में जो मैं बोलता हूँ तो आप लोग नोट करके रिवीजन भी करते चलिएगा, तभी लाभ है। श्री कृष्ण सिंह के बारे में बता दूं, जब पहली बार बिहार में विधान परिषद का चुनाव हुआ 1937 में। 1937 में जब चुनाव हुआ तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति भी कौन थे, श्री कृष्ण सिंह ही थे। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, देवी चौधरानी, दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, ये तीन पुस्तक का नाम है। तीन अलग अलग पुस्तकें हैं, देवी चौधरानी, दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ। तीनों पुस्तकों की रचना को परिष्कृत करने का श्रेय किसे जाता है, मतलब इन तीनों रचनाओं को पूरा करने का, लिखने का श्रेय किसे जाता है। इसका सही उत्तर है बी, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो देवी चौधरानी, दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ तीनों के लेखक हैं। ये तीनों पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, चाहे एनटीपीसी दें या फिर आप बीपीएससी दें, सब में इंपॉर्टेंट है। ये जीके का एक कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आनंद मठ के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि आनंद मठ जो उपन्यास है वो किस विद्रोह के ऊपर लिखा गया है, तो सन्यासी विद्रोह के ऊपर लिखा गया है। क्वेश्चन आता है कि आनंद मठ उपन्यास की पृष्ठभूमि या उसका विषय क्या था, तो आप बोलेंगे सन्यासी विद्रोह उसका विषय था। ये क्वेश्चन और आता है वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से ही लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास के अंदर ही वंदे मातरम लिखा हुआ था। वैसे बता दूं स्टूडेंट्स, आनंद मठ उपन्यास बांग्ला भाषा में थी, लेकिन उसके अंदर जो वंदे मातरम लिखा गया था वो संस्कृत में था। यानी पूछा जाए कि आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में है, तो आंसर होगा आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में है, तो आपका आंसर होगा बांग्ला में। लेकिन अगर पूछा जाए कि वंदे मातरम मूल रूप से किस भाषा में है, तो संस्कृत आंसर होगा। वंदे मातरम पूछा जाता है जो गीत है वो किस आंदोलन का
गीत बन गया, तो उसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम किस आंदोलन का गीत बन गया? तो स्वदेशी आंदोलन का। लेकिन आनंद मठ उपन्यास की जो विषय है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। तो ये तीनों पुस्तक लेखक कौन है भैया? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्हीं के द्वारा रचना किया गया वंदे मातरम संस्कृत में, ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में 35% बोनस की मांग को स्वीकार कर लिया गया तथा मजदूरों के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई? यानी कि अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किए थे। क्वेश्चन आता है कि भारत में गांधी जी पहली बार आमरण अनशन कब किए? तो बोलेंगे आंसर होगा क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में 1918 में हुआ था, फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में गांधी जी का पहला आमरण अनशन हुआ था। और इस अनशन से अंग्रेज घबरा गए और मजदूरों को 35% बोनस देने को तैयार हो गए। ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि 35% बोनस तो स्वीकार हो गया, ये भी एक याद रखना है आपको। साथ में मजदूरों के वेतन में भी वृद्धि की गई थी, कितना % वृद्धि की गई थी? इसका सही आंसर होगा ए 27%। मैं बता दूं आपको 27% वेतन की वृद्धि की गई थी मजदूरों के वेतन में, जो कि अभी तक के इतिहास में इतना बड़ा वृद्धि कभी नहीं एक बार में हुआ है। अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा वेतन वृद्धि माना जाता है। अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के दौरान जो वृद्धि हुआ ये सबसे बड़ा वृद्धि था, ये भी याद रखना है 27%। और प्लस कितना बोनस बढ़ा? 35%। गांधी जी का पहला आमरण अनशन भारत में तो अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में। कब हुआ अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल? तो 1918 फरवरी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना किस मुद्दे को लेकर हुआ था? किस मुद्दे को लेकर हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बी, विधानसभा में भाग लेने के लिए। एक्चुअली मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना नोट कर लीजिए 1 जनवरी 1923 को किया गया था। 1 जनवरी 1923 को विठल भाई पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने मिलकर क्या किया था? स्थापना किया था कांग्रेस स्वराज पार्टी का। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू मेन व्यक्ति थे। आपको बता दें कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को जब हुआ तो इसके अध्यक्ष चुने गए चित्तरंजन दास और इसके सचिव चुने गए मोतीलाल नेहरू, उसके नेता विठल भाई पटेल भी थे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या था ना कि असहयोग आंदोलन जब बंद हुआ, असहयोग आंदोलन बंद हुआ चौरी चौरा घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद हो गया। जब बंद हुआ असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को बंद हो गया तो गांधी जी को अगले ही महीने फरवरी में बंद हुआ 12 फरवरी को, तो 10 अप्रैल 1922 को गांधी जी को पकड़ के जेल भेज दिया गया 6 साल के लिए। लेकिन गांधी जी जेल में से ही कह रहे थे कि असहयोग आंदोलन तो बंद हो गया लेकिन असहयोग जारी रहेगा, असहयोग जारी रहेगा, हर लेवल पर असहयोग जारी रहेगा। न हमारे छात्र उनके स्कूल में पढ़ेंगे, न मेरे टीचर उनके स्कूल में पढ़ाएंगे, उनके मतलब अंग्रेज के स्कूल में, न हमारे वकील उनके कोर्ट में वकालत करेंगे, हर तरीके से न हमारे लोग उनके विधानसभा के चुनाव होगा तो उसमें भी भाग नहीं लेंगे। लेकिन भारत कुछ नेता ऐसे थे कांग्रेस के, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल जैसे लोग, वो कह रहे थे कि नहीं विधानसभा में भाग लेंगे हम चुनाव में, उनको असहयोग हर जगह करेंगे लेकिन विधानसभा में भाग लेंगे। तो गांधी जी पूछा क्यों भाग लेंगे भाई, हर जगह उनको असहयोग करिए। तो भाग इसलिए लेंगे क्योंकि अंदर जब जाएंगे तो अंदर जो कानून बनाएंगे तो कानून बनाने से पहले ही उनके अंदर के मंशा को हम जनता के सामने बताएंगे, जिससे जनता में क्या होगा, एक रोष फैलेगा और आंदोलन और गतिशील होगा। ऐसे हम बाहर रहेंगे तो बाहर रह के नहीं पता चल सकता है कि मतलब क्या हो रहा है। अगर कोई खतरनाक कानून है, देश के लिए अच्छा कानून नहीं है तो अड़ंगा लगाएंगे, वहां विधानसभा में पहुंचेंगे तब ना उसको रोकवाएंगे, अड़ंगा लगाएंगे, उसको पास होने नहीं देंगे, कुछ टाइम लग जाएगा पास होने में, तब तक टाइम मिल जाएगा भारतीयों को। तो ये सब विधानसभा जाने के बाद ही होगा। लेकिन गांधी जी अड़े हुए थे कि नहीं, किसी भी लेवल पर सहयोग नहीं करना, हम चुनाव भी नहीं लड़ना है। अंत में गांधी जी जब तैयार नहीं थे तो अंत में मजबूरी बस मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल वगैरह नेताओं ने मिलकर कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। कांग्रेस से अलग एक पार्टी बना ली सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा में प्रवेश के लिए। ये ध्यान रखना है, तो आंसर होगा विधानसभा में प्रवेश के लिए कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्थापना बता चुका हूं 1 जनवरी 1923, पहले अध्यक्ष चित्तरंजन दास और पहले सचिव मोतीलाल नेहरू, और इसी पार्टी ने चुनाव लड़ा विधानसभा का, तुरंत विधानसभा का चुनाव हुआ और इस पार्टी ने बहुत बड़ा बहुमत प्राप्त किया। और बता दूं आपको केंद्रीय विधानसभा के जो आज लोकसभा बोलते हैं ना, वही आज पहले केंद्रीय विधानसभा कहलाता था। इसका चुनाव हुआ और इसके पहले चुने हुए अध्यक्ष विठल भाई पटेल बने, याद रखिएगा। वैसे बता दूं कि पहले केंद्रीय विधानसभा का 1921 से पहले केंद्रीय विधानसभा में जो गवर्नर होता था ना, वही स्पीकर का काम करता था। लेकिन 1921 से पहली बार 1919 के अधिनियम के तहत अलग से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद सृजित किया गया। और आप जानते हैं कि जब केंद्रीय विधानसभा का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया
तो बने सर फ्रेडरिक व्हाइट और पहले उपाध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा। पर ये मनोनीत थे, चुने हुए नहीं थे। लेकिन पहले जब चुनाव हुआ तो पहले चुने हुए अध्यक्ष बने विठल भाई पटेल। तो चुना हुआ पहला अध्यक्ष पूछे केंद्रीय विधानसभा का, तो आंसर क्या होगा? विठल भाई पटेल। और ऐसे जब पद बना पहली बार 1921 में, तो उसमें मनोनीत अध्यक्ष थे। तो पहले मनोनीत अध्यक्ष कौन थे? सर फ्रेडरिक व्हाइट। और पहले उपाध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अध्यक्ष मतलब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हो गया। समझ में आ गया? 21 से पहले तक क्या होता था? केंद्रीय विधानसभा में गवर्नर ही स्पीकर का काम कर देता था। तो ये समझिए कांग्रेस स्वराज पार्टी को स्थापना का उद्देश्य क्या था। चलिए अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था पूर्ण स्वराज की मांग करना। पूर्ण स्वराज की मांग इसका उद्देश्य था। एक्चुअली क्या हुआ कि जब हमारा स्वराज की मांग 1906 में कर दी गई थी, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा पहली बार स्वराज की मांग 1906 में की गई थी। और 1906 में मांग किया गया और 1928 तक उस मांग को टलकाते रहे। अंग्रेज उसको पूरा किए ही नहीं। जो युवा पीढ़ी था बहुत गुस्से में था। आप जानते हैं कि युवा पीढ़ी पेशेंस नहीं होता उसके पास। उसने चिल्ला दिया कि स्वराज नहीं, अब बेटा पूर्ण स्वराज तुम दोगे। अंग्रेज को बोल दिया अब स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज तुम्हें देना पड़ेगा। अब इससे बुजुर्ग लोग घबरा गए, कहीं बड़ी क्रांति न हो जाए, कहीं दिक्कत न हो जाए। तो बुजुर्ग लोगों में खासकर गांधी जी ने मना किया कि अभी रुकिए, अब जब इतना दिक्कत है, पूर्ण स्वराज की मांग की बात कर रहे हैं, तो 1 साल और समय देते हैं अंग्रेजों को कि भैया आप हमें स्वराज दे दीजिए। स्वराज नहीं दिया 1 साल में ना, तो फिर मांगिए पूर्ण स्वराज। तो गांधी जी ने 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा अंग्रेजों के सामने, है ना। लेकिन बाद में वो पूरा होता नहीं। वैसे फिर बाद में कांग्रेस पार्टी ने भी पूर्ण स्वराज की मांग रखा। लेकिन 1929 में जब लाहौर में सेशन हुआ कांग्रेस का, उस समय पहली बार कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। लेकिन उससे पहले ही 1 साल 1928 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों ने मिलकर, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर 1928 में ही इंडिया इंडिपेंडेंस लीग कांग्रेस से एक अलग पार्टी बनाई थी और उसके तहत उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की जोरदार वकालत की थी। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना का उद्देश्य पूर्ण स्वराज की मांग करना था। स्थापक कौन थे? तो भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। स्थापना कब हुआ? तो 1928 में। और अगले ही साल जब इसकी स्थापना हो गई पार्टी की, तो अगले ही साल 1929 में लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ और पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। और आप जानते हैं 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने कर दिया कि अब स्वराज नहीं, पूरा स्वराज चाहिए। और आपको बता दें कि घोषणा हुआ कि 26 जनवरी को हर साल, अब अगले साल से हर साल अब क्या मनाएंगे? 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे 1930 से ही। और उसी दिन दिसंबर 1929 में जब लाहौर में अधिवेशन हुआ तो पहली बार रावी नदी के किनारे लाहौर ना, रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया। इन्हें पूछा जाए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या क्या घटनाएं घटी, तो घटना घटी क्या? तिरंगा झंडा फहराया गया 31 दिसंबर को। उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग की गई। हर साल 26 जनवरी को तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की बात की गई। तो ये सारी बातें लाहौर अधिवेशन में हुआ था और पहली बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, भी याद रखना है। तो याद हो गया सब। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1928 में किसने किया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। इतनी बार बोल देता हूं कि आप लोग को याद हो जाता होगा, फिर भी नोट कर लीजिएगा रिवीजन के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? चलिए अगला प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है, मैंने इसका उत्तर दे भी दिया है। इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में भाग लिया था? गांधी जी के लीडरशिप में कांग्रेस ने राउंड टेबल मीटिंग की अध्यक्षता में पार्टिसिपेट किया था। 3 राउंड टेबल मीटिंग हुआ है ना जी, 1930, 1931, 1932, 3 बार राउंड टेबल मीटिंग हुआ है। तो जिसमें एकमात्र ऐसा सेशन था, राउंड टेबल मीटिंग था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया, तो था द्वितीय सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पूछा जाता है कौन सा नेता था भारत का जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वो थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम, द्वितीय और तृतीय 1930, 1931, 1932 तीनों साल जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीनों में भाग लिए थे। कांग्रेस में सिर्फ एक में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, है ना। इस सम्मेलन में भाग तो लिया था कांग्रेस, लेकिन गांधी जी को कांग्रेस को खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा, कुछ मिला नहीं था। और आप जानते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन बहुत फेमस है। उसमें भीमराव अंबेडकर जो हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मांग रहे थे, कॉमनल अवार्ड मांग रहे थे, तो पहली बार कॉमनल अवार्ड दिया गया था। तृतीय, पूछा जाए किस गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने कॉमनल अवार्ड की घोषणा की? जैसे मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन था, हरिजनों को भी पृथक निर्वाचन दे दिया, तो आंसर होगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ऐसा किया गया, कॉमनल अवार्ड आया था। अब जानते हैं अगस्त 1932 में कॉमनल अवार्ड की घोषणा की थी। बाद में गांधी अंबेडकर पूना पैक्ट हुआ,
उसके बाद इसको खारिज किया गया, ये अलग बात थी, इसको आप लोग को याद रखना है। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में चलाया था। 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का ऐलान किया था। तो गांधी जी के पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। पहले विनोबा भावे थे, चूंकि हमने पूछा दूसरा तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, ये भी नोट कर लीजिएगा। तीसरे ब्रह्मदत्त, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, याद रखना है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे? तो इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा सी, मौलाना अबुल कलाम। इसका सही आंसर होगा सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे कम उम्र और सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे। मैं आपको बता दूं, 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और उस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में। इनका जन्म कब हुआ था? 89 में, 88 में। इनका जन्म 88 में हुआ था। तो जोड़ दीजिए कितने साल के उस समय थे? 23 10 33 2 35, यानी 35 साल के थे तो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष चुन लिए गए थे। उस समय इनकी आयु सबसे कम थी। उस समय के अध्यक्ष बनने वाले में जितने भी लोग थे सबसे कम आयु के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। तो इसका आंसर सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन बना? अबुल कलाम आजाद। और ज्यादा समय तक अध्यक्ष की बात करेंगे तब जानते 1940 में कांग्रेस का मेन अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, झारखंड के रामगढ़ में 1940 में कांग्रेस का मेन अधिवेशन हुआ था। उसमें भी मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष रहे। और फिर कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बनी कि लगातार 5 साल तक कोई कांग्रेस का सेशन ही नहीं हुआ। 40 41 42 43, 40 में तो हुआ, अध्यक्ष चुने गए, 41 42 43 44 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो लगातार मौलाना अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष रह गए। यानी सबसे अधिक समय तक पूछा जाए तब भी अबुल कलाम आजाद, सबसे कम उम्र का पूछा जाए तब भी अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिया विज फ्रीडम और इनकी मैगजीन का नाम है अल हिलाल। पहले पिछले सेट में देख लीजिएगा जाकर, पिछला वीडियो में मिलेगा आपको। अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा, 16 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई। 1924 में की गई भैया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना का मेन उद्देश्य था, आप जानते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन जब शुरू हुआ तो 1915 तक आते आते गदर पार्टी की स्थापना और उसके गदर पार्टी की समाप्ति तक में देखिएगा तो लगातार आंदोलन चलता रहा। 1897 में जो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी वो बम गोला बारूद वाले आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो आंदोलन चलता रहा 1915-16 तक। यह प्रथम चरण हुआ, लेकिन 15-16 के बाद यह आंदोलन लगभग समाप्त सा हो गया था। तो इसी को स्फूर्त करने के लिए, इसी को एक सही दिशा दिखाने के लिए, मार्गदर्शित करने के लिए एक क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था कानपुर में। आप जानते हैं कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। बाद में इसी का नाम बदल के 1928 में एक और मीटिंग की गई फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला खंडहर में एक और मीटिंग 1928 में की गई, जहां हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का ही नाम बदल के कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी इसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया गया। ऐसा क्यों किया गया मैं बता दूं थोड़ा कारण, क्योंकि इसमें भगत सिंह शामिल हो गए थे और भगत सिंह की एक पार्टी थी भारत नौजवान सभा। ये क्वेश्चन आते रहता है कि भारत नौजवान सभा की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा भगत सिंह। भगत सिंह ने क्या किया कि अपनी भारत नौजवान सभा जो उनकी पार्टी थी उसका मर्ज कर दिया, उसको मर्ज कर दिया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में, और मर्ज करके उसका नाम बदल दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्योंकि उस समय भगत सिंह थोड़ा सा वामपंथी आंदोलन और सोशलिस्ट आंदोलन से काफी प्रभावित थे, तो अपनी पार्टी को इसमें विलय करके इसका नाम बदल दिया, सोशलिस्ट लगा दिया इसके अंदर। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना पूछागा तो आंसर होगा 1928 दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। लेकिन केवल रिपब्लिकन एसोसिएशन बात करें, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो आंसर होगा 1924 कानपुर, याद रखना है। ये सारी जानकारी जो मैंने भगत सिंह के बारे में बताई, भारत नौजवान सभा के बारे में बताई, नोट कर लेना है आपको। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित प्रमुख नेता कौन थे? चटगांव शस्त्रागार लूट, आप जानते हैं कि उस समय देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान मास्टर सूर्य सेन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। चटगांव अभी वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। चटगांव में शस्त्रागार को लूट लिया गया था मास्टर सूर्य सेन के द्वारा। इसमें कल्पना दत्त,
प्रीतिलता वाडेकर जैसी महिलाएं भी शामिल थी। काफ़ी बड़ा ये था घटना, बड़ी घटना थी। लेकिन अंतर यह था कि आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन के बारे में आपको पता है कि चौरी चौरा थाने में जब आग लगा के 22 पुलिस वालों को जला दिया गया था, तो गांधी जी इसी घटना के लिए इस आंदोलन को बंद कर दिए थे, असहयोग आंदोलन को। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कई ऐसी क्रांतिकारी घटनाएं घटी, फिर भी गांधी जी ने आंदोलन को बंद नहीं किया। यानी कि आप कह सकते हैं गांधी जी एक तरह से प्रैक्टिकल काम कर रहे थे। ऐसा कोई नहीं था कि गांधी जी को कहा जाए कि एक थप्पड़ मारो तो दूसरे गाल ये कर दो, गांधी जी केवल बलिदान जानते थे, ऐसा नहीं था। गांधी जी कमजोर होने का, दुश्मन को कमजोर होने का वेट करते थे और उसके बाद वार करते थे। आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कह दिया था, गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ, करो या मरो। तो गांधी प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, वो जानते थे कि सत्ता मजबूत है, अगर अभी हम क्रांतिकारी बन जाएंगे तो तोप से उड़ा देगा, ज्यादा नुकसान मेरा होगा, जब सामने वाला कमजोर हो तब वार करो। तो गांधी जी ऐसी बात नहीं थी, एक प्रैक्टिकल इंसान थे और देश की आजादी में एक बड़ी भूमिका थी उनकी। तो भैया उस समय जब असहयोग आंदोलन में तो बंद कर दिया था, चोरी चोरा कांड कर आंदोलन ने बंद कर दिया, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मास्टर सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रागार को लूटा और ऐसी कई घटनाएं घटी, जिसके बाद भी इन्होंने, गांधी जी ने आंदोलन को बंद नहीं किया था। एक बड़ी चेंज था असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक घटना घटी थी, चटगांव शस्त्रागार लूट। इसमें मेन व्यक्ति थे मास्टर सूर्य सेन, इनकी सहयोगी 2 महिलाएं थी, प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त। ये भी याद रखना है आपको। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे गांधी जी, कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे? गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र बार अध्यक्ष रहे। पहली बात तो यह हो गया, ये भी एक जीके है, कितनी बार अध्यक्ष रहे? 1 बार। वो किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे, क्वेश्चन ये है। तो इसका सही उत्तर होगा बेलगांव अधिवेशन 1924। जोड़ लीजिएगा, 1924 में बेलगांव, कर्नाटक में। वर्तमान में बेलगांव कहाँ है? ऐसे भी प्रश्न आता है बेलगांव कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में बेलगांव एक जगह है, वहीं पर कांग्रेस का सेशन हुआ था बेलगांव में 1924 में। गांधी जी उसी वर्ष जेल से छूटे थे। जब बताया था आपको ना कि असहयोग आंदोलन के जस्ट बाद, 1 महीने के बंद होने के बाद, 1 महीने के बाद ही गांधी जी को 6 साल के जेल भेज दिया गया था। 6 साल के लिए जेल था, लेकिन 2 वर्ष के बाद ही छूट गए थे गांधी जी। तो छूटे तो सहानुभूति भी थी गांधी जी के प्रति, एक बड़े नेता के रूप में उभर भी चुके थे। तो बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए गांधी जी, एकमात्र बार 1924 में, याद रखना है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कांग्रेस द्वारा किस समिति की स्थापना की गई? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कांग्रेस के द्वारा मदन मोहन मालवीय समिति की स्थापना की गई। मदन मोहन मालवीय समिति की स्थापना जलियांवाला बाग कांड के बाद किया गया था कांग्रेस के द्वारा। अंग्रेजों ने भी जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए कमेटी बनाई थी, वो थी हंटर कमेटी। हंटर कमेटी अंग्रेजों ने बनाई थी और कांग्रेस ने अपनी कमेटी जांच के लिए बनाया था जलियांवाला बाग कांड के जांच के लिए मदन मोहन मालवीय समिति। यानी कांग्रेस कमेटी का नाम था मदन मोहन मालवीय समिति और अंग्रेजों की कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। ये दोनों कमेटी जलियांवाला बाग कांड की जांच से संबंधित है। याद रखना, जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर के जलियांवाला बाग में। ध्यान रखना, कई सारे लोगों को जनरल डायर ने अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण काल के गाल में भेज दिया था और एक बहुत बड़ी घटना थी भारतीय इतिहास में, तो इसको ध्यान रखना है। तो चलिए, आज का प्रश्न कैसा लगा आपको स्टूडेंट्स? एक बार आप लाइक जरूर, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा। अधिकतम लोगों को, मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अधिकतम लोगों तक पहुंचेगा तो अधिकतम लोग इससे लाभ उठा पाएंगे। तो अधिकतम लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिए। कुछ कमेंट हो मेरे लिए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या इसमें और चेंज करना पड़ेगा हमें, और क्या आपको लिस्ट और चाहिए। मैं जरूर आपके साथ रहूंगा। किसी भी तरह कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर सामने बिलिंग करता है, उस नंबर पे आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो, किसी प्रकार का दिक्कत हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। भगवान करे आपकी जिंदगी में जल्दी से सफलता जो भी आप सोच कर रखें वो मिले। धन्यवाद स्टूडेंट्स।